वायरस के बारे में एक चौंकाने वाली खबर बताएंगे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। जिन्हें इस वायरस का संक्रमण हो चुका है वो तमाम लोग ये सोचकर निश्चिंत हो गए होंगे कि उन्होंने कोरोना वायरस को मात दे दी है, अब ये उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जिन लोगों को अभी तक यह संक्रमण नहीं हुआ है वो ये सोचते होंगे कि जब अब तक वो इस संक्रमण से बचे हुए हैं तो आगे भी शायद बचे ही रहेंगे, इसलिए वो भी निश्चिंत हो गए होंगे। आप इन दोनों में से किसी भी श्रेणी में अगर आते हैं तो भी आज जो खबर हम आपको दिखाएंगे वो आपको चिंता में डाल देगी। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हो चुके हैं उनमें से भी 60% लोगों के फेफड़े खराब हो चुके हैं, 29% लोगों की किडनी खराब हो चुकी है और 26% लोगों का हृदय यानी हार्ट खराब हो चुका है। इसलिए खुश होने की जरूरत नहीं है। इसी तरह एक और नई रिपोर्ट का दावा है कि भारत में 85% परिवार कोरोना वायरस के इलाज के बोझ से ही टूट जाएंगे। यानी कोरोना न सिर्फ आपके शरीर को हमेशा के लिए बीमार कर रहा है बल्कि आपके परिवार को भी, आपकी जेब को भी हमेशा के लिए तोड़ने में सक्षम है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी देश को इस बारे में आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि जब तक कोरोना की दवाई नहीं मिल जाती तब तक ढिलाई बरतने की जरूरत नहीं है। यानी जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इस वायरस को लेकर बरती गई ढिलाई आपकी दिवाली को खराब कर सकती है। इसके बाद हम हरियाणा के पानीपत से आई एक खबर आपको दिखाएंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। पानीपत में एक महिला को उसके पति ने 1.5 साल तक 3 बाई 3 फीट के एक बाथरूम में बंद करके रखा और इस दौरान इस महिला को ना तो ठीक से खाना दिया गया ना पानी दिया गया। अब यह महिला जिंदा तो है लेकिन उसका शरीर किसी कंकाल जैसा है। हैरानी की बात यह है कि इस महिला के पति को गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद ही अदालत ने उसे बेल दे दी और अब वो वापस आ गया। अब आप सोचिए वापस आकर वो इस महिला का क्या हाल करेगा। इसलिए आज हम देश के कानून और समाज पर सवाल उठाएंगे और आपको बताएंगे कि 2020 के भारत में महिलाओं की दशा क्या है। देश के पार्लियामेंट से पानीपत की दूरी सिर्फ 91 किलोमीटर है, लेकिन पानीपत में घटी इस घटना ने आज देश के नेताओं और देश की व्यवस्था को चलाने वाले लोगों को पानी पानी कर दिया है। इसके बाद हम आपको बताएंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन सिर्फ इसलिए अपना पद छोड़ना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी तनख्वाह बहुत कम है और इसमें उनका गुजारा नहीं होता। प्रधानमंत्री के तौर पर बोरिस जॉनसन को हर महीने करीब 12 लाख रुपए की तनख्वाह मिलती है, लेकिन उन्हें यह सैलरी कम लग रही है और इस वजह से वो अपनी नौकरी छोड़ना चाहते हैं। भारत जैसे देश में हर व्यक्ति एक दिन प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है, लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का कहना है कि वो इतनी कम सैलरी में अब और काम नहीं कर सकते। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि जीवन में पद का महत्व ज्यादा होना चाहिए या फिर संतुष्टि का भाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी को लेकर लापरवाही से देश को सावधान किया है। कोरोना पर राष्ट्र के नाम 7वें संबोधन में प्रधानमंत्री ने रामचरितमानस के उदाहरण से कहा कि कोरोना को हल्के में ना ले, वायरस अभी गया नहीं है। अगर आप लापरवाही बरत रहे हैं, बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, तो आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने परिवार के बच्चों को, बुजुर्गों को उतने ही बड़े संकट में डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री का संबोधन 13 मिनट का था। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में भारत दूसरे देशों के मुकाबले अच्छा कर रहा है। इस सतर्कता और अनुशासन को त्योहारों में भी बनाए रखे। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। 2 गज की दूरी, समय समय पर साबुन से हाथ धुलना और मास्क लगाना, इसका ध्यान रखिए। प्रधानमंत्री ने बताया कि कोरोना वैक्सीन पर तेजी से काम चल रहा है। सरकार की कोशिश है कि लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को गंभीरता से लेने की अपील की है। अमित शाह ने ट्वीट करके कहा, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं की अपील को अपने जीवन का मंत्र बनाएं और स्वयं को व अपने परिवार को सुरक्षित रखें।
एक संयुक्त व संकल्पित भारत के रूप में ही हम इस आपदा से जीत सकते हैं। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री के संबोधन से देश में नया विश्वास जागा है। उन्होंने फिर से ये एम्फसिस किया कि भी सावधानी की जरूरत है, ढिलाई नहीं बरतनी है। मुझे लगता है देशवासी आज के संदेश को समझ गए हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट करके तंज कसा कि क्या वो भारत की जमीन से चीन के सैनिकों के लौटने की तारीख बताएंगे। वहीं लेफ्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री का संबोधन निराशाजनक था। ये चिंताजनक है। हम चाहते थे प्रधानमंत्री इसके बारे में कुछ ठोस रूप से बताए कि किस तरीके से हम निपटेंगे। त्योहारों के लिए आपने खुलेआम छूट दे दी, आपने अब छूट दे दी चुनावों में, तो इससे खतरा और ज्यादा है। अपनी देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो गई है। पिछले 24 घंटे में 46,790 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं और 587 कोरोना संक्रमितों ने अपनी जान गंवाई है। देश में रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या भी नए मामलों से ज्यादा आ रही है। पिछले 24 घंटे में 69,720 मरीज ठीक हुए। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 75,97,000 तक पहुंच गई है। इनमें से 1,15,197 मरीजों की मौत हुई है। वहीं इलाज से ठीक होने वालों की संख्या 67,33,000 तक पहुंच गई है और एक्टिव केस की संख्या घटकर 7,48,000 पर आ गई है। राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस में लगातार गिरावट आ रही है। मृत्यु दर घटकर 1.52% हो गई है। एक्टिव केस भी घटकर 10% रह गए हैं। केंद्र सरकार ने चुनाव में उम्मीदवारों की ओर से अधिकतम खर्च की सीमा बढ़ा दी है। बड़े राज्यों में अब उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में अधिकतम 77 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। बड़े राज्यों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, कर्नाटक, बिहार, गुजरात और हरियाणा शामिल हैं। छोटे राज्यों में लोकसभा चुनाव में अधिकतम खर्च की सीमा 59,40,000 रुपए तक की गई है। छोटे राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम शामिल हैं। कुछ क्षेत्रों को छोड़कर विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार 28 लाख रुपए की जगह अब 30,80,000 रुपए खर्च कर सकेंगे। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और पुडुचेरी में यह सीमा 22 लाख रुपए निर्धारित की गई है। सरकार के मुताबिक चुनाव खर्च की सीमा में यह बदलाव मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी, मतदान केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ साथ मुद्रास्फीति की दर बढ़ने की वजह से की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार किया। योगी ने कैमूर और अरवल समेत 3 चुनावी रैलियां की। योगी ने न सिर्फ राज्य में एनडीए सरकार के विकास कार्य गिनाए, बल्कि आरजेडी और उसके परिवारवाद पर भी सवाल उठाए। तो फिर जो लोग पोस्टर में जगह नहीं दे पा रहे हो, वे सत्ता में क्या जगह दे पाएंगे। और इन लोगों का पेट तो इतना बड़ा है कि भाइयों बहनों, गरीबों का राशन तो खाए, यहाँ पर तो गाय भैंस का चारा भी खा गए थे। वहीं तेजस्वी यादव ने योगी आदित्यनाथ के बयानों पर पलटवार करते हुए उन्हें चुनाव प्रचार में चुनौती मानने से ही इनकार कर दिया। इतने ये लोग परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। अब इनको समझ में आ गया कि इनकी सरकार अब दोबारा बनने वाली नहीं है। देश की पूरी ताकत जो है हमारे पीछे लगाई जा रही है। हम अकेले हैं और ये सब कहते हैं अनुभवहीन है। आज हम सबसे पहले आपको कोरोना वायरस पर आगाह करेंगे। अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना वायरस का जिन्हें संक्रमण हो चुका है, तो आज हम आपको बताना चाहते हैं, एक नई स्टडी आई है जो ये बताती है कि हो सकता है आपने कोरोना वायरस को हरा दिया हो सकता है अब आप ठीक हो गए हो, लेकिन इस स्टडी के मुताबिक कोरोना वायरस हमेशा के लिए आपके हृदय को, आपकी किडनी को, आपके लंग्स को बर्बाद कर सकता है और आने वाले दिनों में आपको इस बात का एहसास होगा। इसलिए इस बात को गंभीरता से लीजिए। जो लोग अभी तक बचे हुए हैं उन्हें तो और ज्यादा गंभीर हो जाना चाहिए। और इसी बारे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया है। देश कोरोना महामारी से बीते 8 महीनों से लड़ रहा है और प्रधानमंत्री ने आज अपने संदेश में इस लड़ाई में देश के लोगों से जो सहयोग मिला है उसकी सराहना की है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि लॉकडाउन भले ही खत्म हो गया है, लेकिन वायरस खत्म नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से जो 5 संकल्प उन्होंने दिए हैं उनके बारे में आज आपको जानना चाहिए और इन संकल्पों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए अगर आप
इस वायरस से बचना चाहते हैं तो पहला संकल्प है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। दूसरा, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। तीसरा है, त्योहारों के सीजन में तीसरा संकल्प सबसे अहम है, खुशियों का त्योहार है लेकिन कोरोना पर करना प्रहार है। चौथा संकल्प है, वैक्सीन की तैयारी है लेकिन जंग अभी जारी है। और पांचवा है, त्योहारों पर तैयारी से वार करना। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, यह बात आज प्रधानमंत्री ने क्यों कही, आज हम आपको उनके भाषण का हिस्सा सुनकर आपको समझ में आ जाएगा। हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। बीते 7-8 महीनों में प्रत्येक भारतीय के प्रयास से भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है, हमें उसे बिगड़ने नहीं देना है और अधिक सुधार करना है। ये समय लापरवाह होने का नहीं है। ये समय ये मान लेने का नहीं है कि कोरोना चला गया या फिर अब कोरोना से कोई खतरा नहीं है। हाल के दिनों में हम सब ने बहुत सी तस्वीरें, वीडियो देखे हैं जिनमें साफ दिखता है कि कई लोगों ने अब सावधानी बरतना या तो बंद कर दिया है या बहुत ढिलाई ले आए हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप लापरवाही बरत रहे हैं, बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, तो आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने परिवार के बच्चों को, बुजुर्गों को उतने ही बड़े संकट में डाल रहे हैं। आप ध्यान रखिए, आज अमेरिका हो या फिर यूरोप के दूसरे देश, इन देशों में कोरोना के मामले कम हो रहे थे, लेकिन अचानक से फिर से बढ़ने लगे हैं और चिंताजनक वृद्धि हो रही है। आज प्रधानमंत्री ने संत कबीरदास के एक दोहे का भी जिक्र किया। संत कबीरदास का वो दोहा इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। कबीरदास के इस दोहे का मतलब है कि खेत में पकी हुई फसल देखकर हम आत्मविश्वास से भर जाते हैं और ऐसा लगने लगता है कि अब तो काम हो गया, लेकिन जब तक फसल कटकर घर में ना आ जाए, आप काम को पूरा मत मानिए। प्रधानमंत्री का इशारा कोरोना वायरस की वैक्सीन की तरफ था और उन्होंने इस बारे में आगे देश के लोगों को एक्सप्लेन भी किया। संत कबीरदास जी ने कहा है, पक्की खेती देख के, पक्की खेती देख के गर्व किया किसान, अजहू जोला बहुत है, अजहू जोला बहुत है, घर आवे तब जान। अर्थात कई बार हम पकी हुई फसल देखकर ही अति आत्मविश्वास से भर जाते हैं कि अब तो काम हो गया, लेकिन जब तक फसल घर न आ जाए तब तक काम पूरा नहीं मानना चाहिए। यही कबीरदास जी कह के गए हैं। यानी जब तक सफलता पूरी न मिल जाए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। साथियों, जब तक इस महामारी की वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें कोरोना से अपनी लड़ाई को रत्ती भर भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। प्रधानमंत्री ने आज अमेरिका और यूरोप के कई देशों का उदाहरण दिया, क्योंकि इन देशों में जनता की लापरवाही की वजह से एक बार फिर से
कोरोना वायरस की दूसरी वेव, सेकंड वेव आ गई है और बहुत सारे देशों में लॉकडाउन फिर से लगाना पड़ा है। त्योहार और खुशियों के इस सीजन में एक लापरवाही आपके पूरे परिवार को मुश्किल में डाल सकती है। त्योहारों का समय हमारे जीवन में खुशियों का समय है, उल्लास का समय है। एक कठिन समय से निकलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही हमारी गति को रोक सकती है, हमारी खुशियों को धूमिल कर सकती है। जीवन की जिम्मेदारियों को निभाना और सतर्कता, ये दोनों साथ साथ चलेंगे तभी जीवन में खुशियां बनी रहेगी। 2 गज की दूरी, समय समय पर साबुन से हाथ धुलना और मास्क लगाना, इसका ध्यान रखिए। और मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आपको मैं सुरक्षित देखना चाहता हूं, आपके परिवार को सुखी देना चाहता हूं। ये त्योहार आपके जीवन में उत्साह और उमंग भरे ऐसा वातावरण चाहता हूं। और इसलिए मैं बार बार हर देशवासी से आग्रह करता हूं। तो आपने देखा, प्रधानमंत्री मोदी आप सबको आगाह कर रहे हैं। दिवाली का समय है, त्योहारों का समय है और बाजारों में पूरी भीड़ है। अगर आप त्योहार के समय में बाहर निकलेंगे, आप समझ जाएंगे कि इस देश के लोग कोरोना वायरस को लेकर कितने चिंतित हैं। बिल्कुल चिंतित नहीं है। और इस समय बिहार में चुनावों का मौसम है। पूरे देश में त्योहारों का मौसम है, बिहार में चुनावों का मौसम है और देश के नेता खुद कैसे इन तमाम सावधानियों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, यह आज आपको हम 3 तस्वीरों के जरिए समझाएंगे। सबसे पहले आप बिहार के पालीगंज की ये तस्वीरें देखिए, जहां आरजेडी के नेता और लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव ने एक रैली की। आप इस रैली में भीड़ को देखिए। बात सही है, भीड़ तो बड़ी जबरदस्त है। इस भीड़ को देखकर बीजेपी के नेता परेशान हो रहे होंगे, लेकिन इसमें परेशान होने वाली एक और बात है और वो ये कि इस भीड़ में हजारों लोग मौजूद हैं। ना किसी के चेहरे पर कोई मास्क है और ना ही कोई कोरोना का डर है। सोशल डिस्टेंसिंग का तो आप नाम भी मत लीजिए। अब आप इस भीड़ को देखिए, कहां है फेस मास्क, कहां है सोशल डिस्टेंसिंग। और बिहार में लगभग हर चुनावी रैली में आपको ऐसी ही भीड़ नजर आ रही है, लगभग ऐसे ही हालात हैं। अब आप सोचिए, इस हजारों की भीड़ में अगर एक व्यक्ति भी कोरोना वायरस से संक्रमित होगा, हमारा मानना है एक नहीं होगा, सैकड़ों होंगे। और वो सैकड़ों व्यक्ति या हजारों लोग अपने साथ आज सिर्फ एक इस रैली से कितने लोगों को ये संक्रमण देकर जाएंगे, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। ये हजारों लोग इसके बाद जब अपने घर पहुंचेंगे, अपने दोस्तों से मिलेंगे, बाजारों में जाएंगे, तो यही हजारों लोग आगे चलकर लाखों लोगों को ये संक्रमण देते चलेंगे और धीरे 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 करोड़ों लोग अगले कुछ दिनों में, हफ्तों में कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। अब आप अगली रैली देखिए। यह है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रैली, जहानाबाद में हुई। बिहार के जहानाबाद में नीतीश कुमार की चुनावी सभा है और यहां भी स्थिति लगभग वैसी ही है जैसी तेजस्वी यादव की रैली में थी। हजारों की संख्या में लोग 2 गज की दूरी तो क्या, 2 इंच की दूरी का पालन भी नहीं कर रहे हैं। और स्टेज पर बैठकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये सब कुछ होते हुए देख रहे हैं, लोगों को एक बार भी रोक नहीं रहे हैं, क्योंकि मामला है वोटों का। वोट चाहिए। और यहां पर भी आप देख सकते हैं कितने लोगों के चेहरे पर मास्क हैं, कहां पर 2 गज की दूरी का पालन हो रहा है। 2 गज क्या, 2 इंच की दूरी का भी पालन यहां पर नहीं हो रहा है। यह है बिहार की तस्वीर। अब तीसरी तस्वीर देखिए, एक और राजनीतिक रैली। ये रैली बिहार के कैमूर में थी, जिसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
संबोधित कर रहे थे और इस रैली में भी हालात वैसे ही थे जैसे पिछली 2 रैलियों में थे। यहां पर भी आप देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से पहुंचे हैं और यहां भी ना तो किसी ने मास्क लगाया है और ना ही 2 गज की दूरी का पालन यहां पर हो रहा है। खास बात यहां पर यह है कि 3 में से 2 रैली जो हैं वो मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होता है कि वो इन सारे नियमों का पालन करवाए, वो इन लोगों को रोके और इन्हें बताए कि इन्हें कोरोना वायरस को लेकर जो कानून बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, उनका पालन जरूर करना चाहिए। लेकिन आज हमने ये देखा कि ना तो योगी आदित्यनाथ ने रोका और ना ही नीतीश कुमार ने इन्हें रोकने की कोशिश की। ये खबर आज हम आपको इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि आज एक नई स्टडी आई है। आज की सबसे बड़ी खबर खासकर उन लोगों के लिए है जो कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक हो चुके हैं, क्योंकि आपको खुश होने की जरूरत नहीं है। ये सोचकर बहुत सारे लोग निश्चिंत हैं कि उन्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं, जो होना था हो चुका। लेकिन एक नई रिसर्च के मुताबिक ठीक होने के बाद भी ऐसे तमाम लोग जिन्होंने जो ये समझ रहे हैं कि उन्होंने कोरोना वायरस को हरा दिया है, ऐसे लोगों को सांस लेने में तकलीफ, थकान, चिंता और डिप्रेशन जैसे लक्षण परेशान करते रहेंगे काफी समय तक। यानी स्वस्थ होने के बाद भी इनका जीवन दोबारा से कभी सामान्य नहीं होगा। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा की गई एक रिसर्च के मुताबिक कोविड-19 के संक्रमण से ठीक होने के बाद भी हर 10 में से 6 मरीजों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। 60% मरीजों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इसमें यह भी पता चला कि कोरोना वायरस के 60% मरीजों के फेफड़े, 29% मरीजों की किडनी, 26% मरीजों के हार्ट और 10% मरीजों के लिवर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। यानी फेफड़े, किडनी, हार्ट और लिवर खराब हो चुके हैं और परसेंटेज उनकी क्या है ये इस समय आपकी स्क्रीन पर है। यानी 60% लोगों के फेफड़े कोरोना वायरस ने बर्बाद कर दिए, लगभग 29% लोगों की किडनी खराब कर दी, 26% लोगों का हृदय खराब कर दिया, 10% लोगों के लिवर खराब कर दिए। अब आप सोच सकते हैं कि कोरोना वायरस आपके शरीर से चला तो जाएगा, लेकिन पीछे क्या छोड़कर जाएगा आपके शरीर में, ये आप देख सकते हैं। ये बहुत डराने वाली खबर है। जिन लोगों को कोरोना वायरस हो चुका है, जो ठीक हो गए हैं, उन्हें भी डर कर रहना चाहिए, क्योंकि वो ये सारे निशान आपके शरीर में छोड़कर गया है। और जिन लोगों को अभी तक नहीं हुआ है, वो लोग अब और ज्यादा सावधानी बरतें। कुछ मरीजों के 1 से ज्यादा ऑर्गन्स में समस्याएं हुई हैं और स्वस्थ होने के कई महीने बाद भी बहुत सारे मरीजों के शरीर में अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं, उनमें सूजन और जलन जैसी परेशानियां हो रही थी। हर 10 में से 5 मरीज ऐसे थे, यानी 50% मरीज, आधे मरीज, जिन्हें थकान महसूस होती है और कई मरीजों में चिंता और डिप्रेशन के लक्षण भी मौजूद थे। ब्रिटेन के मरीजों में ये लक्षण कोरोना से संक्रमित होने के 2 से 3 महीनों बाद भी दिखाई दे रहे हैं। ब्रिटेन में विशेषज्ञों ने लंबे समय तक चलने वाले कोरोना वायरस के इन लक्षणों को लॉन्ग कोविड का नाम दिया है, यानी लंबे समय तक चलने वाला कोविड। इसका मतलब है कि कोविड-19 आपको आसानी से छोड़ेगा नहीं। आप हो सकता है 14 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में कोविड नेगेटिव जरूर हो जाए, लेकिन जो बाकी की समस्याएं ये आपके शरीर में छोड़कर जा रहा है, वो महीनों और सालों तक आपको परेशान करेंगी। ये स्टडी ब्रिटेन में 50 मरीजों पर की गई है और ये भारत के उन 67 लाख लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो कोरोना वायरस से रिकवर हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना वायरस का संक्रमण ठीक होने में आमतौर पर 14 दिनों का समय लगता है। इन्फेक्शन ठीक होने के बाद हो सकता है आपको अस्पताल से छुट्टी मिल जाए, लेकिन कोरोना वायरस के कुछ लक्षण स्वस्थ होने के बाद भी आपके शरीर में मौजूद रहते हैं और फिर आपको तंग करते रहते हैं। इस वायरस का संक्रमण सिर्फ आपके शरीर को ही नहीं, आपके परिवार को भी आर्थिक रूप से तोड़ सकता है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश के 20 करोड़ परिवार कोरोना वायरस के महंगे इलाज का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है। इस बार देश में चीन की सेना या चीन के सामान की घुसपैठ नहीं हुई, बल्कि चीन से शुरू हुए इस कोरोना वायरस की वजह से भारत के 20 करोड़ परिवारों पर बहुत बड़ा बोझ आ पड़ा है, संकट आ गया है। आप इस खबर को
भारत की राजधानी दिल्ली के इस उदाहरण के जरिए समझिए। एक सर्वे के मुताबिक दिल्ली के 80% परिवार हर महीने 25,000 रुपए से कम खर्च करते हैं और हर महीने इतना खर्च करने के मामले में दिल्ली पूरे देश में नंबर 1 है। यानी अगर दिल्ली के किसी परिवार में 5 लोग हैं तो हर एक व्यक्ति पर औसत खर्च 5,000 रुपए है। हालांकि परिवार में किसी एक व्यक्ति को भी अगर कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ तो इस इलाज के खर्च से ही यह परिवार टूट सकता है। अब आपको दिल्ली के परिवारों का खर्च और अस्पतालों के बिल की तुलना करके दिखाते हैं। दिल्ली में कोविड-19 के इलाज के खर्च की लिमिट तय है। इसके मुताबिक दिल्ली के अस्पतालों में एक मरीज के लिए 10 दिनों तक आईसीयू का खर्च 1,50,000 रुपए तक है। आईसीयू का खर्च 1.5 लाख रुपए। अगर आईसीयू के साथ वेंटिलेटर का भी 10 दिनों तक इस्तेमाल किया जाए तो यही खर्च अधिकतम 1,80,000 रुपए तक होगा। यानी कोरोना संक्रमण के 10 दिनों के इलाज का औसत खर्च 1.5 लाख से 1,80,000 रुपए तक है। अगर अस्पताल और महंगा हुआ तो 1.5 से 2 लाख समझ लीजिए। इलाज का यह बिल दिल्ली के 80% परिवारों के महीने भर के खर्च के मुकाबले 5 से 7 गुना ज्यादा है। उससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि बिल तो तब आएगा जब प्राइवेट अस्पताल सरकार के तय रेट के हिसाब से ही बिल वसूल रहे हों। बिल इससे ज्यादा भी आ सकता है। दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में अगर आप जा रहे हैं तो कोरोना के इलाज में आईसीयू में 10 दिन बिताने पड़ जाएं अगर आपको, तो यह बिल 7 लाख से 10 लाख रुपए से कम आपका नहीं आएगा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर दिल्ली के परिवारों के लिए यह खर्च इतना ज्यादा है तो देश के बाकी राज्यों का क्या हाल होता होगा। भारत में रहने वाले वो लोग जो इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते, उनके पास 2 विकल्प हैं। पहला ये वो अपना इलाज कराएं और दूसरा ये कि वो इस इलाज के लिए लोन ले लें। लेकिन समस्या ये है कि इलाज जितना लंबा चलता है उसका खर्च भी उतना ही बढ़ता है। कोरोना वायरस ने लोगों को आर्थिक, शारीरिक और मानसिक तौर पर बीमार कर दिया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च भले ही ब्रिटेन में हुई हो, लेकिन इसके नतीजे ब्रिटेन तक सीमित नहीं है। भारत के मरीजों में भी ऐसे ही लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अब हमने जो रिपोर्ट तैयार की है वो आप देखिए। कोरोना से रिकवर होने के बाद भी कोई अस्पताल के चक्कर काट रहा है तो कोई अभी तक घर से बाहर ही नहीं आ पाया है। इसी साल 14 अगस्त को कोरोना नेगेटिव होने की खबर ने दिल्ली के 27 वर्ष के विनीत कुमार को राहत तो दी, लेकिन कमजोर होने की वजह से वो घर से बाहर नहीं जा रहे हैं। सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द या बुखार, अलग अलग परेशानियों के साथ कोरोना से रिकवर हो चुके कई लोग अभी तक अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। वापस से अपना ऑफिस का काम, डेली एक्टिविटीज़ करने लगा था, फिजिकल एक्टिविटीज़ करने लगा था, तो कहीं ना कहीं शरीर में, बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी जहाँ पे मैं सही से सांस नहीं ले पा रहा था, या कहीं पे कुछ काम करते हुए, रनिंग करते हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जो मेरी बॉडी पहले एक्ट कर रही थी अभी वैसा नहीं कर रही है। स्टेज से चढ़ना पड़ता है तो मैं ऐसा फील करता हूँ। पहले मैं आराम से चढ़ जाया करता था, लेकिन अभी चढ़ने के बाद थोड़ा सा एग्जॉस्टेड फील होता है, थकान फील होती है, थोड़ा सांस भी हल्का हल्का फूलता है। स्टार्टिंग में ज़्यादा था, अभी भी है, लेकिन देश में 67 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, लेकिन इन 67 लाख मरीजों में से बहुत से ऐसे हैं जिनका अस्पतालों में लौट कर आने का सिलसिला जारी है। कोरोना संक्रमण से रिकवर होने के बाद कई मरीजों में खून में थक्के यानी ब्लड क्लॉट जमने लगते हैं, जिससे ऑक्सीजन का स्तर तेजी से गिरने लगता है। हृदय को खून की सप्लाई करने में अधिक मेहनत करनी पड़ती है और कोरोना वायरस का संक्रमण हृदय की मांसपेशियों की सूजन बढ़ा देता है। इन मरीजों की एंजियोग्राफी में हार्ट की धमनियां सामान्य होती है, लेकिन लक्षण हार्ट अटैक के होते हैं। ये आपकी अपनी बॉडी होस्ट टिश्यू को ही डैमेज करना शुरू कर देती है। तो ये जो होस्ट टिश्यू को डैमेज करने का इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है बॉडी में, इट कीप्स ऑन गोइंग ऑन। ये जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस आपके बॉडी के जिस पार्ट को डैमेज करता है उस पार्ट की सिम्टोमेटोलॉजी आपको बाद तक रह जाती है, जब तक आपकी उसकी रिकवरी और हीलिंग नहीं होती है। तो कोविड नेगेटिव तो आप हो जाते हैं, बट कोविड के दौरान हुई इस डैमेज को जो आपकी इम्यूनिटी के कारण, हाइपर एक्टिविटी के कारण जो होता है, उससे आप रिकवर नहीं कर पाते हैं पूरा। सरकारी अस्पतालों से लेकर प्राइवेट अस्पतालों में तेजी से पोस्ट कोविड केयर सेंटर खुले हैं। किसी मरीज को 15 दिन बाद तो किसी को 3 महीने बाद फिर से बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना के साइड इफेक्ट के अलावा कई लोगों को दोबारा कोरोना वायरस का इन्फेक्शन भी हो रहा है। After corona infection, antibodies develop in the body. Now,
these antibodies, आफ्टर एनी इन्फेक्शन एंटीबॉडीज़ पैदा होते हैं शरीर में, वो कब तक लास्ट करेंगे इसके लिए कई स्टडीज़ आई हैं। कई ने किसी ने कहा है 3 महीने रहते हैं, कुछ कई ने कहा है 4 महीने रहते हैं, कुछ ने 5 महीने तक देखा है इन एंटीबॉडीज़ को। ये बीमारी नई है, इसके बारे में अभी इतना ही मालूम है। तो 5 महीने तक यदि लास्ट करते हैं और किसी के एंटीबॉडी कम हो गए तो उनको दोबारा बीमारी फैल सकती है, दोबारा संक्रमण हो सकता है, इसलिए एहतियात बरतना जरूरी है। कोरोना वायरस ने लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से ही बीमार नहीं किया, बल्कि आर्थिक तौर पर भी कमर तोड़ दी है। सरकारी अस्पतालों की बदहाली से परेशान कई मरीजों ने प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराया, लेकिन रिकवर होकर घर लौटने तक खुद के साथ साथ बैंक बैलेंस भी कमजोर पड़ गया। हालांकि कई राज्यों ने बिलों पर लगाम लगाने की कोशिश की थी। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में साधारण वार्ड के लिए 10,000, आईसीयू बेड के लिए 15,000 और वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड के लिए 18,000 रुपए प्रतिदिन से ज्यादा नहीं लिए जा सकते, लेकिन मरीजों की शिकायतें कम नहीं हुई। ये मामला ऐसा है जिसमें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी अनेक याचिकाएं लाई गईं। उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं जिनका पालन केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कर रही हैं। कोरोना से लड़ने में आपकी इम्यूनिटी आपका सबसे मजबूत हथियार है, इसलिए किसी को कोरोना कम परेशान करता है तो किसी को जिंदगी भर। इसलिए अपनी इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की ताकत को मजबूत कीजिए। ताजा गर्म खाना खाइए, गुनगुना पानी लेते रहिए, जंक फूड और ठंडे पदार्थों से दूर रहिए। स्वस्थ रहने के लिए योग और एक्सरसाइज कीजिए। घर से बाहर निकलने पर हमेशा फेस मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि अभी तक कोरोना के खिलाफ यही सबसे कारगर वैक्सीन साबित हुई है। दिल्ली से वरुण भसीन के साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया। अब आपको कोरोना वायरस की कीमत के बारे में बताते हैं। यह वो कीमत है जो इस समय पूरी दुनिया चुका रही है। चीन से शुरू हुए इस वायरस के कारण दुनिया को लगभग 58 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यह सिर्फ एक अनुमान भर है, हो सकता है असली नुकसान इससे ज्यादा हो। यह नुकसान 110 लाख करोड़ रुपए तक भी हो सकता है। इस समय दुनिया के आधे से ज्यादा वर्कर्स को अपनी नौकरी जाने का डर सता रहा है। 27 देशों में हुए एक सर्वे के मुताबिक भारत के 54% वयस्कों को डर है कि अगले 12 महीनों में उनकी नौकरी जा सकती है। पिछले क्वार्टर यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में चीन की जीडीपी की रफ्तार 4.9% रही है और इस समय चीन दुनिया का एकमात्र ऐसा बड़ा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था घटने के बदले बढ़ रही है। इस साल एशिया में चीन की ग्रोथ सबसे ज्यादा है, विकास दर सबसे ज्यादा है। पूरी दुनिया को कोरोना महामारी में फंसाकर चीन अपनी रफ्तार बढ़ा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 24% सिकुड़ गई है। अमेरिका को करीब 117 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है और ये आंकड़े पहले लगाए गए अनुमान से कहीं ज्यादा है। यानी गलती चीन ने की, लेकिन चालान पूरी दुनिया भर रही है। भारत में आप चीन के सामान को एक तरफ अलग छोड़ दीजिए, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन चीन ने जो गलती की है उसका खामियाजा भारत का एक एक परिवार इस समय भुगत रहा है। वो परिवार जिनके घर में किसी न किसी सदस्य को कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ है, इलाज ने उन परिवारों को तोड़ दिया है। वो परिवार जिनका कोरोना वायरस की वजह से जिनकी नौकरियां चली गईं, उन परिवारों को चीन ने तोड़ दिया है। यानी चीन ने आर्थिक रूप से भी भारत के करोड़ों परिवारों को तोड़कर रख दिया है और हो सकता है आने वाले महीनों में न जाने और कितने परिवारों को ऐसे ही चीन वहां बैठे बैठे तोड़ देगा। इसलिए आप इस बात को समझिए कि चीन एक गलती करता है, यह कहना मुश्किल है यह गलती उसने जानबूझकर की है या अनजाने में की है, लेकिन सोचिए उस गलती का खामियाजा हमारे देश के लोग किस तरह से भुगत रहे हैं। अब हमारी अगली खबर देश भर की महिलाओं को गुस्से और गम की भावना से भर देगी। ये जो खबर है ये पुरुषों के लिए तो है ही, जो इस समाज को, इस व्यवस्था को चला रहे हैं, सरकार को चला रहे हैं, उनके लिए तो है ही, लेकिन इस देश की महिलाओं के लिए भी है। इसे देखने के बाद देश भर के पुरुषों का सिर शर्म से झुक जाएगा। जो तस्वीरें आज हम आपको दिखाएंगे, हो सकता है उन्हें देखने के बाद आप विचलित हो जाएं, लेकिन आज हम ये चाहते हैं कि आप इन तस्वीरों को देखकर परेशान जरूर हों,
क्योंकि जब तक आप विचलित नहीं होंगे तब तक इस देश में कुछ बदलेगा नहीं। ये तस्वीरें हरियाणा के पानीपत जिले के ऋषिपुर गांव की हैं और इन तस्वीरों में जिस कमजोर और असहाय महिला को आप देख रहे हैं, जो चल भी नहीं पा रही है, इस महिला का नाम है रामरती। रामरती की उम्र 39 वर्ष है। आप देख पा रहे हैं ये चलने में सक्षम नहीं है, इतनी कमजोर हो चुकी है कि ये चल भी नहीं सकती, अपने शरीर का वजन नहीं उठा सकती इस महिला की टांगें। रामरती को उसके पति ने पिछले करीब 1.5 साल से 3 बाय 3 फीट के एक बाथरूम में बंद करके रखा था। सोचिए 1.5 साल से यह महिला एक 3 बाय 3 फीट के बाथरूम में बंद थी और बंद करने वाला था इसका पति। इस महिला ने कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था, इसलिए इस महिला का शरीर बुरी तरह से कमजोर हो चुका है, एक कंकाल जैसा बन चुका है। इस छोटे से बाथरूम में बंद होने की वजह से, कैद होने की वजह से रामरती ठीक से हिलडुल भी नहीं पा रही थी और कमजोर शरीर की वजह से यह महिला आज की तारीख में चलने फिरने में भी सक्षम नहीं है। इस महिला के पति का नाम है नरेश। नरेश और रामरती की शादी 20 साल पहले हुई थी, लेकिन उसके पति ने 20 वर्ष पुराने इस रिश्ते का क्या सिला दिया, यह आप खुद इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पानीपत जिले की पुलिस को किसी ने इस महिला की स्थिति के बारे में सूचना दी। 1 हफ्ता पहले जब पुलिस की टीम रामरती को बचाने के लिए पहुंची, तो क्या आप जानते हैं कि उस समय रामरती का पति क्या कर रहा था? वो उस समय बड़े आराम से पड़ोस के अपने दोस्तों के साथ ताश खेल रहा था। यानी अपनी पत्नी को जिंदा लाश में बदलने वाले पति को जरा भी शर्म नहीं थी, इस बात का कोई दुख नहीं था और वो बहुत आराम से अपना जीवन जी रहा था, मनोरंजन कर रहा था, घूम फिर रहा था, दोस्तों के साथ ताश खेल रहा था, जबकि उसकी पत्नी एक 3 बाय 3 फीट के बाथरूम में कैद थी। नीली कमीज में आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं, जो उसे बाहर निकल कर ला रहा है, इसी व्यक्ति का नाम है नरेश। यही है इस व्यक्ति का पति। देखिए, देखने में आपको काफी हट्टा कट्टा दिखेगा। ये नरेश लगता है दिन में 4 बार खाना खाता होगा। हट्टा कट्टा है, किसी चीज की कोई कमी नहीं। कपड़े देखिए और इस महिला की स्थिति देखिए। ये दोनों पति और पत्नी हैं। पति की स्थिति देखिए, पति जरूरत से ज्यादा स्वस्थ है और पत्नी की स्थिति देखिए, पत्नी की स्थिति ऐसी करके रखी है कि शायद जिंदा रहने के भी काबिल ना हो। इसलिए हम चाहते हैं आज कि पूरा देश इस नरेश नाम के आदमी को पहचान ले, जो इस महिला का पति है, जिसने इस महिला की ये हालत की है। कितने बच्चे आपको? बड़ा क्या है? 3 है मेरे मजाक के। क्या नाम उनके? और एक वितर में 2 बार में लौंडे थी वह। इस महिला ने बहुत दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था, इसलिए जब उसे इस बाथरूम से बाहर निकालकर नहलाया गया और साफ सुथरे कपड़े पहनाए गए, तो उसने खाने के लिए सबसे पहले रोटी मांगी और रामरती एक एक करके 8 रोटियां खा गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं वो कितने दिनों से भूखी रही होगी। सोचिए, 1.5 साल से कोई व्यक्ति ऐसे भूखा रहा हो, प्यासा रहा हो, और 3 बाय 3 फीट की जो कोठरी होती है, जो बाथरूम होता है, वो ऐसा होता है कि उसमें आप अपने शरीर को ठीक से हिला भी नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात, 1.5 साल से महिला नहाई भी नहीं होगी, कपड़े नहीं बदले होंगे। सोचिए क्या स्थिति होगी। और ये सब कुछ इसके पति ने किया और 1.5 साल तक किसी ने कोई शिकायत नहीं की, किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की। पुलिस को भी इस महिला को बाहर निकालने में 1.5 साल लग गया। क्या आप जानते हैं कि पति का इतना अत्याचार सहने के बाद भी रामरती ने इस काल कोठरी से बाहर आते ही क्या किया? रामरती ने सबसे पहले पहनने के लिए चूड़ियां मांगी, बिंदी मांगी
और खुद को एक विवाहित महिला की तरह तैयार किया। यानी एक औरत अपने पति द्वारा सताए जाने पर भी उसका सम्मान करना नहीं भूल रही, अपने आप को फिर भी विवाहिता कहलाना चाहती है, जबकि इसका पति अपनी पत्नी को गंदगी के इस ढेर में छोड़कर अय्याशी करता रहा। इस महिला के साथ उसके पति ने जो कुछ किया वो अमानवीय है, लेकिन इसके साथ जो हमारे देश की व्यवस्था ने किया, हमारे देश के सिस्टम ने किया, पुलिस ने किया, अदालतों ने किया, उन सारे लोगों ने किया जो हमारे देश की व्यवस्था को चलाने का दावा करते हैं, ये उससे भी ज्यादा अमानवीय है। पुलिस ने इस महिला के पति को घरेलू हिंसा के आरोप में गिरफ्तार तो किया, लेकिन उसे अगले दिन ही जमानत मिल गई। अब आप सोचिए, जिस आदमी ने अपनी पत्नी को 1.5 साल तक 3 बाय 3 फीट के टॉयलेट में बंद करके रखा, वो पति जेल से बाहर आने के बाद, वो भी सिर्फ 24 घंटे में, अब अपनी पत्नी की क्या हालत करेगा। और अब इस महिला को इस पति से, इस दरिंदे से कौन बचाएगा। यह हमारे समाज का वो पहलू है जिस पर कोई बात नहीं करता। पत्नियां पतियों के साथ हाथों सताई जाती रहती हैं, जलाई जाती हैं, घरेलू हिंसा होती है, उन्हें मारा पीटा जाता है, दहेज के लिए कई बार हत्या तक कर दी जाती है, बेटा पैदा ना करने पर घर से निकाल दिया जाता है। इतना सब कुछ हो जाने पर भी हमारा सिस्टम, हमारी व्यवस्था, हमारा समाज ऐसे लोगों को कुछ ही घंटों में जमानत पर रिहा कर देता है। यह घटना पानीपत की है, हरियाणा के पानीपत की, जो हमारे देश की संसद से सिर्फ 91 किलोमीटर दूर है, 91 किलोमीटर्स। आप संसद में बैठकर कितने भी कानून बनाइए, महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ भी योजना बनाइए, वो योजना 100 किलोमीटर दूर जाते ही हांफने लगती है। लेकिन पानीपत की इस घटना ने आज देश के नेताओं और देश की व्यवस्था चलाने वाले लोगों को भी पानी पानी कर दिया है। रामरती के, यानी इस महिला के 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटे और 1 बेटी है। इस महिला को अपने बच्चों से बहुत प्यार है, क्योंकि वो जैसे ही बाथरूम से बाहर निकली, उसने सबसे पहले अपने बच्चों को पुकारा, अपने बच्चों को मिलना चाहती थी। लेकिन इस महिला के पति का कहना है कि वो मानसिक रूप से बीमार है, मानसिक रूप से ठीक नहीं है, और इसीलिए उसने रामरती को बंद करके रखा था। आपको रामरती के पति की ये सफाई भी सुननी चाहिए। दिमाग की बीमारी है जी, टेंशन मानना जी, पिताजी गुजर गए, भाई गुजर गए जी, चाचा जी गुजर गए जी, इनके जी टेंशन मानना जी, इलाज कराया जी बहुत जी। आप लोगों ने टॉयलेट में क्यों बंद करा? ये कबाड़ भी खा, कुछ जो वो खा ला जी बाहर से टाटा का जी। तो सोचिए कैसा पति है, कैसा आदमी है। और अगर इसकी पत्नी मानसिक रूप से बीमार भी थी तो उसका इलाज कराना चाहिए था। मानसिक रूप से बीमार होने का मतलब है उसे और ज्यादा प्यार की जरूरत है, उसे और ज्यादा अटेंशन की जरूरत है, उसे और ज्यादा देखभाल की जरूरत है, उसे डॉक्टर की जरूरत है। इस महिला के पति के दावों के विपरीत पुलिस की जांच में महिला के मानसिक रूप से बीमार होने की कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है। यानी यह आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। जैसे हम इस घर में पहुंचे और हमने पति को बोला कि कहाँ पर है तेरी पत्नी, तो वो हमारे सामने, उसने टॉयलेट का दरवाजा खोला और सूचना सही पाई गई, और जो पत्नी है वो उसको 3 बाय 3 की टॉयलेट में मिली है। और हालत उसकी ऐसी थी कि जैसे कि कई दिनों से कई सालों से ऐसा लगता है कि खाना ही नहीं खाया हो, उसको कुछ नहीं दिया। और ये बताया गया कि उसकी मानसिक हालत खराब है, जबकि अभी हमने बातचीत करी है तो बातचीत में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है कि इसकी मानसिक हालत खराब है या नहीं है। लेकिन ये सूचना सही थी कि 3 बाय 3 के टॉयलेट में बहुत ही दयनीय हालत में, जिसे कहते हैं, कि मिली है। मैडम रजनी गुप्ता ने बताया है कि भाई ये थोड़ा दिमागी तौर पर परेशान लग रही है, लेकिन हम इस संबंध में वही डॉक्टर से राय लेकर और जो आगामी कार्रवाई होगी मुनासिब उस अमल में लाएगा। फिलहाल इस महिला का इलाज चंडीगढ़ के एक सरकारी अस्पताल में चल रहा है। इस महिला के घर में उसकी बुजुर्ग मां के अलावा कोई और नहीं है, इसलिए सवाल यह उठता है कि इलाज कराने के बाद ये महिला कहां जाएगी। क्या इसका पति इसे अपने घर में रखेगा? क्या उसकी स्थिति ऐसी है कि वो अपनी देखभाल भी कर पाए और उसके अपने घर में उसकी बूढ़ी मां के अलावा कोई और नहीं? अगर वो अपने पति के पास लौटेगी तो क्या उसका पति फिर से उसकी यही हालत नहीं कर देगा? क्योंकि उसे तो एक दिन में ही जमानत मिल चुकी है। भारत में बड़े बड़े आतंकवादियों और खतरनाक अपराधियों को जेल की जिस सेल में रखा जाता है उसका आकार भी 10 बाय 10 फीट का होता है। बड़े बड़े खूंखार अपराधी और आतंकवादी, उन्हें भी 10 बाय 10 फीट का सेल मिलता है जेल में। लेकिन रामरती के पति ने उसे 3 बाय 3 फीट के
एक बाथरूम में बंद करके रखा। फिर भी इस महिला के पति को बेल लेने में 1 दिन का समय लगा। हमें लगता है यह न्याय नहीं है और ऐसी घटनाएं न्याय व्यवस्था पर, अदालतों पर, पुलिस पर, हमारे देश की व्यवस्था पर जो थोड़ा बहुत भरोसा बाकी भी है उसे भी कमजोर कर देती हैं। इसलिए इस देश की जितनी अदालतें आज सुन रही हैं, हमें देख रही हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि क्या वाकई इस महिला के साथ न्याय हुआ है। जितने भी वो लोग देख रहे हैं जो व्यवस्था में कोई ना कोई अहम रोल निभाते हैं, क्या वो ये मानेंगे कि इस महिला के साथ न्याय हुआ है और आगे भी होगा। एक आदमी असल में तब नहीं हारता जब उसके साथ इस प्रकार की कोई हिंसा होती है, बल्कि वो तब हारता है जब सिस्टम उसे निराश कर देता है। अब देश भर की अदालतों और मीडिया को भी यह सोचना होगा कि गैर जरूरी विवादों पर अपनी ऊर्जा खर्च की जाए या रामरती जैसी महिलाओं को न्याय दिलाया जाए। आज हम आपसे भी यही पूछना चाहते हैं, आप भी यही सोचिएगा, क्या यह खबर नहीं है, क्या ये न्यूज नहीं है, क्या इस खबर पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है, क्या इस खबर पर स्टूडियो में बड़ी बड़ी बहस करने की आवश्यकता नहीं है, क्या ये खबर देश की असली समस्या नहीं है, क्या हमें रामरती की मदद नहीं करनी चाहिए। हमें लगता है इस देश का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। पानीपत में घरेलू हिंसा के इस मामले में इस आरोपी पर यानी रामरती के पति पर आईपीसी की जो धाराएं लगाई गई हैं वो है 498A, 323 और 342। इनमें से 498A गैर जमानती है। फिर भी आरोपी को एक ही दिन में जमानत मिल जाना बहुत हैरानी की बात है। इस आरोपी को इतनी आसानी से बेल इसलिए मिल गई क्योंकि रामरती के परिवार ने केस दर्ज करने से इनकार कर दिया। और आप समझ सकते हैं कि क्यों इनकार किया होगा, क्योंकि परिवार ना तो कानूनी खर्चा उठाने में सक्षम है और ना ही रामरती के परिवार को, रामरती के पति को वो नाराज कर सकते हैं। रामरती के परिवार को यह डर है कि केस होने की स्थिति में रामरती का पति बच्चों के साथ भी हिंसा कर सकता है और उसे हमेशा के लिए घर से निकाल सकता है। लेकिन ये ऐसा पहला और आखिरी मामला नहीं है। 2016 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक भारत में 33% महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 1% महिलाएं पुलिस के पास शिकायत लेकर जाती हैं। बाकी सारी महिलाएं चुपचाप सहती रहती हैं। और ये जो घरेलू हिंसा होती है, ये सिर्फ शारीरिक हिंसा ही नहीं, मानसिक हिंसा भी होती है, वो भी घरेलू हिंसा की श्रेणी में ही आती है। भारत में महिलाओं की आबादी 67 करोड़ है, यानी इनमें से 22 करोड़ महिलाएं कभी ना कभी अपने घरों में ही, अपने परिवारों में ही हिंसा का शिकार होती हैं। लेकिन इनमें से 22 करोड़ में से सिर्फ 22 लाख महिलाएं ही बाहर जाकर खुलकर पुलिस से या व्यवस्था में, सरकार में इसकी शिकायत कर पाती हैं। आप भी अगर आप आज हमें देख रहे हैं तो सोचिए, आप में से बहुत सारी महिलाएं जो इस समय हमें देख रही हैं, आपके साथ भी शारीरिक या मानसिक रूप से कभी कोई ना कोई हिंसा जरूर हुई होगी, अत्याचार जरूर हुआ होगा। और हो सकता है उस समय आपने पूरे परिवार को एक रखने की दृष्टि से यह फैसला लिया हो कि आप चुप रहेंगी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के सर्वे में यह पता चला कि भारत में हर तीसरी महिला 15 साल की उम्र आते आते किसी न किसी प्रकार की हिंसा का शिकार हो चुकी होती है। कोरोना काल में पूरा देश भले ही लॉकडाउन में चला गया था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाले हिंसा के मामले इस दौरान और बढ़ गए थे, कम नहीं हुए थे। इस साल मार्च और मई के महीनों के बीच जब देश में लॉकडाउन था, यानी सारे पुरुष अपने घरों में थे, घरेलू हिंसा के 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। ये पिछले 10 साल में इसी अवधि के दौरान दर्ज किए गए सबसे ज्यादा मामले हैं। भारत में घरेलू हिंसा का शिकार होने वाली 86% महिलाएं मदद मांगती ही नहीं है, किसी को बताती ही नहीं है, इसे परिवार का निजी मामला मानकर अपने दिल में रखती हैं और 77% को इस हिंसा का जिक्र तक किसी से करती नहीं। महिलाएं जिक्र करके करेंगी भी क्या, क्योंकि हमारा सिस्टम आरोपियों को बेल देने में एक दिन का समय भी लगाता नहीं और जमानत पर बाहर आकर हिंसा करने वाले पुरुष कई बार इससे भी ज्यादा हिंसक हो जाते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महिलाओं को न्याय दिलाने के मामले में हमारा सिस्टम, हमारी व्यवस्था रामरती के शरीर से भी कहीं ज्यादा कमजोर है।
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2018 में दहेज उत्पीड़न के मामलों में सजा मिलने की दर सिर्फ 13% है। यानी 87% आरोपी दहेज के मामलों में आसानी से बरी हो जाते हैं या उन्हें समय पर सजा नहीं मिलती। रामरती की कहानी आज हमने आपको इसलिए दिखाई क्योंकि यह सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं है, बल्कि भारत में हर तीसरी महिला रामरती जैसा जीवन ही बिता रही है। चाहे वो किसी को बाहर बताती हो या ना बताती हो, यह अलग बात है। फर्क सिर्फ इतना है कि रामरती को उसके पति ने 3 बाय 3 फीट की एक काल कोठरी में बंद करके रखा था, जबकि हिंसा का शिकार ज्यादातर महिलाएं जिन घरों में रहती हैं, हो सकता है वहां कमरों का और घरों का जो आकार है इससे ज्यादा बड़ा हो। क्या फर्क पड़ता है 3 बाय 3 फीट हो या 30 बाय 30 फीट? वहां रहने वाले लोगों के दिल इससे भी छोटे और इससे भी ज्यादा अंधेरे से भरे हुए होते हैं। इसलिए इस मामले पर जागरूक होने की जरूरत है। अगर आपको अपने आसपास कोई ऐसा परिवार दिखता है, घर दिखता है जहां किसी महिला पर ऐसा ही अत्याचार हो रहा है, तो चुप मत बैठिए, उस महिला की मदद कीजिए, पुलिस तक पहुंचिए, व्यवस्था तक पहुंचिए और उसे न्याय दिलवाइए। और अगर आपके अपने घर में यह हो रहा है तो फिर हमें आपसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए सारी महिलाओं को जागरूक होने की जरूरत है, सारे पुरुषों को भी जागरूक होने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे देश में परिवारों में जो युवा हैं, यानी इन महिलाओं के जो बच्चे हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस पूरे मामले में निभा सकते हैं। इसके बारे में आज अपने परिवार में आप बात जरूर कीजिएगा। 4 मिनट का यहां ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम आपको यह बताएंगे कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं, और वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी तनख्वाह बहुत कम है और इतने कम पैसे में उनका और उनके परिवार का गुजारा नहीं चल पाता। सोचिए, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो इसलिए अपना पद छोड़ना चाहता है कि उसे सैलरी बहुत कम मिलती है। इसके बारे में ब्रेक के बाद बात करेंगे। तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तह। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं।
क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तहें। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल अगर आप भी नौकरी करते हैं तो अपनी तनख्वाह देखकर यानी सैलरी देखकर आपके मन में भी ये ख्याल जरूर आता होगा कि आपको आपके काम के बदले में जो तनख्वाह मिलती है वो शायद पर्याप्त नहीं है। इस दुनिया में ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि जितना वो काम करते हैं उनकी सैलरी उससे कम है और जितनी तनख्वाह आपको मिलती है उससे आपका घर नहीं चल पाता ठीक से, और आपको अपनी ये नौकरी छोड़कर कोई दूसरी नौकरी कर लेनी चाहिए जहां आपको अच्छा पैसा मिले। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भी ऐसा ही लगता है कि प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें जो तनख्वाह मिल रही है वो उनके लिए काफी नहीं है और इसलिए वो अगले साल मार्च तक इस्तीफा देना चाहते हैं। ये बातें ब्रिटेन के एक अखबार को बोरिस जॉनसन की ही पार्टी के एक सांसद ने नाम न छापने की शर्त पर बताई है। इस सांसद के मुताबिक बोरिस जॉनसन को लगता है कि प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी मौजूदा तनख्वाह उनकी पिछली नौकरी के मुकाबले कम है और इस सैलरी में उनके घर का खर्च ठीक से नहीं चल पाता। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की सालाना तनख्वाह 1 करोड़ 43 लाख रुपए के आसपास है। 1 करोड़ 43 लाख रुपए एक साल में। यह उनका सीटीसी है, प्राइवेट कंपनी में सीटीसी कहते हैं, यानी कॉस्ट टू कंपनी। इसमें से कुछ पैसा उन्हें पेंशन के रूप में भी आगे चलकर मिलेगा, यानी उनकी तनख्वाह में से कुछ पैसा कट भी जाता होगा। कुल मिलाकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पास जो उनकी इन हैंड सैलरी आती है, उनके हाथ में जो पैसा आता है वो है लगभग हर महीने करीब 12 लाख रुपए। और बोरिस जॉनसन को लगता है कि ये 12 लाख रुपए की तनख्वाह उनके परिवार के लिए काफी नहीं है, गुजारा नहीं होता। बोरिस जॉनसन इससे पहले ब्रिटेन के एक अखबार के लिए कॉलम लिखा करते थे और इसके लिए उन्हें 22 लाख रुपए प्रति महीना मिलता था। सोचिए, पहले 22 लाख रुपए मिलता था और अब प्रधानमंत्री बनने के बाद आमदनी कम हो गई, अब 22 से घटकर 12 लाख रुपए मिलते हैं। इसके अलावा ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने सिर्फ 2 भाषण देकर ही 1.5 करोड़ रुपए कमा लिए थे। यानी आप कह सकते हैं कि आज बोरिस जॉनसन को जो तनख्वाह मिल रही है वो उनकी पिछली सैलरी के रीइंबर्समेंट के बराबर भी नहीं, और इसलिए वो ब्रेक्सिट की प्रक्रिया पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री पद को छोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे ज्यादा पैसा तो मैं अखबारों में कॉलम लिखकर कमा सकता हूं और इससे ज्यादा पैसा तो मैं एक स्पीकर के तौर पर अपनी स्पीकिंग फीस लेकर कमा सकता हूं। आपको लगता होगा कि प्रधानमंत्री या सांसद जैसा पद जनता की सेवा के लिए ही होता है, इसमें सैलरी की बात कहां से आ गई? लेकिन सच यह है कि पूरी दुनिया के सांसद और मंत्री लगातार अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वर्ष 2010 में जब भारत के सांसदों की तनख्वाह 200% तक बढ़ाने की कोशिश की गई थी, तब सांसदों को उनकी तनख्वाह में यह वृद्धि भी कम लग रही थी। लेकिन मजे की बात यह है कि पूरी दुनिया में जब भी सांसदों की तनख्वाह बढ़ाई जाती है तो सबकी सैलरी एक साथ और एक जितनी ही बढ़ती है। यानी नेताओं की सैलरी में वृद्धि उनकी परफॉर्मेंस से लिंक्ड नहीं होती, जबकि प्राइवेट नौकरियों में ऐसा नहीं होता। वहां कर्मचारियों का जो इंक्रीमेंट होता है, यानी आपकी जो तनख्वाह बढ़ती है हर साल, वो आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से बढ़ती है। और जरूरी नहीं कि आपके साथ आपकी कंपनी में जो बाकी लोग काम करते हैं आपके ही पद पर, उनके भी उतने ही पैसे बढ़ाए जाएं।
उनकी भी उतनी ही प्रमोशन हो। जबकि अगर हमारे देश में सांसदों की तनख्वाह बढ़ेगी तो सबकी एक साथ बराबर बढ़ेगी, चाहे सांसद के तौर पर किसी ने अच्छा काम किया हो चाहे खराब किया हो। दुनिया के ज्यादातर देशों में प्रधानमंत्रियों को जो तनख्वाह मिलती है वो उस देश के लोगों को मिलने वाली औसत सैलरी से अक्सर ज्यादा ही होती है। इसलिए आपको बताते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा तनख्वाह किस देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति लेता है। सबसे आगे है सिंगापुर, जहां प्रधानमंत्री की वार्षिक तनख्वाह यानी सैलरी 11 करोड़ 82 लाख रुपए से ज्यादा है। दूसरे नंबर पर हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव का पद है, जिस पर बैठने वाले व्यक्ति को हर साल 4 करोड़ 17 लाख रुपए मिलते हैं। तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति हैं, जिनकी सालाना सैलरी 3.5 करोड़ है। 3 करोड़ रुपए की वार्षिक सैलरी के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति चौथे नंबर पर है। यानी सोचिए डोनाल्ड ट्रंप की जो सैलरी है वो है 3 करोड़ सालाना। बाकी के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों की क्या स्थिति है उसका आंकड़ा भी आपकी स्क्रीन पर है। ये दुनिया में वो नेता हैं, ये वो हेड्स ऑफ स्टेट हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा तनख्वाह लेने वाले लोग हैं। भारत की बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर महीने तनख्वाह के रूप में 2 लाख रुपए मिलते हैं, जो दुनिया के बाकी राष्ट्राध्यक्षों की सैलरी के मुकाबले काफी कम है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी संपत्ति और अपने बैंक बैलेंस की डिटेल्स को सार्वजनिक किया था, जिसके मुताबिक इस साल जून के आखिर तक उनके पास कैश के रूप में सिर्फ 31,450 रुपए थे, जबकि इसी दौरान उनका बैंक बैलेंस था 3,38,000 रुपए। यानी भारत के प्रधानमंत्री के बैंक में जितने रुपए हैं वो हैं 3,38,000 रुपए उनके बैंक में अभी तक टोटल बैंक बैलेंस है। प्रधानमंत्री मोदी 70 साल के हैं और जो जानकारी उन्होंने दी है उसके मुताबिक उनके ऊपर कोई लोन नहीं है और वो कोई EMI नहीं चुकाते। प्रधानमंत्री मोदी के पास सोने की 4 अंगूठियां हैं जिनकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए है। इसके अलावा उनकी बाकी की संपत्ति की डिटेल्स इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है। यहां आप देख सकते हैं। नेताओं के बाद अब सैलरी को लेकर आप लोगों के दर्द को भी हम आपको समझाते हैं। पोल करने वाली एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो सर्वे करती है, इस संस्था का नाम है गैलप। इसके मुताबिक दुनिया भर में फुल टाइम नौकरी करने वाले 85% कर्मचारी अपनी नौकरी से खुश नहीं हैं और कर्मचारियों के असंतोष के पीछे एक बड़ी वजह उनकी तनख्वाह है। एक और सर्वे के मुताबिक भारत के भी 75% कर्मचारी अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं और इसके पीछे बड़ी वजह है कम तनख्वाह होना। यानी कोई व्यक्ति चाहे किसी भी पद पर हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या फिर किसी कंपनी में कोई नौकरी करने वाला हो, नौकरी नौकरी ही होती है और उससे मिलने वाली सैलरी सैलरी ही होती है। लगभग हर व्यक्ति चाहता है उसकी सैलरी तेज रफ्तार से बढ़े और उसकी CTC और इन हैंड सैलरी का अंतर कम से कम हो। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, ये सब आपके परिश्रम और पुरुषार्थ से ही संभव है और जो व्यक्ति मेहनत करता है उसे जीवन के ऑफर लेटर में सिर्फ खुशियां ही खुशियां मिलती हैं। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए। भारत जैसे देश में बोरिस जॉनसन जो कह रहे हैं उसके मुकाबले जो इक्वेशन है वो अलग है। हमारे देश में प्रधानमंत्री का पद इसलिए माना जाता है, तनख्वाह के लिए नहीं। हमारे देश में प्रधानमंत्री को इसलिए नहीं बनता कि वो अपनी रोजी रोटी के लिए इस पद पर बैठना चाहता है। प्रधानमंत्री का पद ऐसा है जो कि देश के 135 करोड़ लोगों की सेवा करने का मौका देता है, देश की सेवा करने का मौका देता है और देश किस डायरेक्शन में जाएगा, देश का भविष्य क्या होगा, यह तय करने की ताकत देश के प्रधानमंत्री के पास होती है। तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके बैंक में तो 3.5 लाख रुपए से भी कम है, लेकिन जो काम वो कर रहे हैं देश के 135 करोड़ लोगों के लिए, जो काम सरकार करती है वो अरबों डॉलर से भी कहीं ज्यादा का है। अब आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। TRP घोटाले के बारे में तो आप लगातार सुन ही रहे होंगे कई हफ्तों से। देश में TRP घोटाले की हर रोज चर्चा होती है, जिसमें यह बताया गया था कि जो TRP आती है अलग अलग चैनल्स की, उसमें TRP की फिक्सिंग हो गई है, TRP को खरीदा जा रहा है। TRP घोटाले की जांच में अब एक बहुत बड़ा नया मोड़ आया है। उत्तर प्रदेश की सरकार की सिफारिश पर CBI ने अब TRP घोटाले के मामले में एक अलग FIR दर्ज कर ली है। यानी यह मामला CBI के पास चला गया है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में 2 दिन पहले एक विज्ञापन कंपनी के अधिकारी कमल शर्मा ने शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत में TRP से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में FIR दर्ज होने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस मामले की CBI जांच की सिफारिश कर दी है। CBI ने आज इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ
एफआईआर दर्ज करके इस मामले की जांच शुरू कर दी है। इस नई एफआईआर में धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। इसमें आरोप लगाया गया है कि टीआरपी जारी करने वाली एजेंसी और कुछ अन्य लोग टीआरपी से छेड़छाड़ कर रहे थे और इसकी वजह से निवेशकों, ग्राहकों और विज्ञापन देने वाली कंपनियों को नुकसान हो रहा है। यहां आपको यह भी जान लेना चाहिए कि टीआरपी घोटाले की एक जांच इस समय मुंबई पुलिस कर रही है, जब उन्होंने 3 चैनल्स को पकड़ा था टीआरपी में धांधली करते हुए, जबकि सीबीआई को इससे अलग इस मामले की जांच की सिफारिश अब की गई है। यानी अब 2 मामले हो गए, एक मामला है मुंबई पुलिस के पास और अब दूसरा मामला आ गया है सीबीआई के पास। यानी इन दोनों मामलों की जांच फिलहाल अलग अलग चल रही है, अलग अलग एजेंसीज ये जांच कर रही हैं। अब आज का सवाल, आप अक्सर इंटरनेट पर डॉक्टर्ड या फिर फेक वीडियोस देखते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला डॉक्टर्ड वीडियो कब आया था? आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं, जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तहें। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं, जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तहें। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर
अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तहें। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तहें। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का
हिस्सा नहीं बन पाई, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तहें। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है, और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। आज ही के दिन वर्ष 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया था और दोनों देशों के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी। इस युद्ध का ज्यादातर हिस्सा 14,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर लड़ा गया था। इस युद्ध में दोनों ही पक्षों द्वारा नौसेना या वायुसेना का प्रयोग नहीं हुआ था। इसमें भारत की तरफ से 10 से 12,000 सैनिक मैदान में थे, जबकि चीन की तरफ से 80,000 सैनिक लड़ रहे थे। चीन ने 21 नवंबर 1962 को युद्ध विराम और विवादित क्षेत्र से अपनी वापसी की घोषणा की, जिसके बाद यह युद्ध समाप्त हुआ।
इस युद्ध में आधिकारिक तौर पर 1383 भारतीय और 722 चीनी सैनिकों की मौत हुई थी। इस युद्ध में भारत हार गया था और इस हार की टीस भारत को आज भी महसूस होती है। वर्ष 1973 में आज ही के दिन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में मशहूर ओपेरा हाउस का उद्घाटन ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किया था। ओपेरा हाउस को बनाने में करीब 15 वर्ष का समय लगा था। इसकी संरचना कमल के फूल जैसी है। एक अनुमान के मुताबिक आज की तारीख में इसकी कीमत लगभग 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर की पहचान माना जाता है और हर साल 1 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट इसे देखने के लिए सिडनी आते हैं। वर्ष 1967 में आज ही के दिन अमेरिका के रॉजर पैटरसन और रॉबर्ट गिमलिन की फिल्म दुनिया के सामने आई थी। ये फिल्म बिग फुट यानी येटी पर आधारित थी और इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। पैटरसन और गिमलिन ने यह दावा किया था कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में उन्होंने एक महामानव को देखा है जो 2 पैरों पर चलता है। इसके बाद लंबे समय तक इस वीडियो की प्रामाणिकता को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों के बीच बहस होती रही, विवाद चलता रहा। बाद में इस वीडियो को फेक यानी नकली माना गया और कई विशेषज्ञ इसे दुनिया का पहला फेक या डॉक्टर्ड वीडियो भी मानते हैं। वर्ष 2011 में आज ही के दिन लीबिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी की हत्या कर दी गई थी। लीबिया पर 1969 से 2011 के बीच कुल 42 वर्षों तक राज करने वाले इस तानाशाह को विद्रोहियों ने मार दिया था। गद्दाफी पर लीबिया के सैकड़ों लोगों की हत्या का आरोप था और यह माना जाता है कि गद्दाफी के ही इशारे पर वर्ष 1988 में एक अमेरिकी एयरलाइन के विमान में बम रखा गया था। इस बम विस्फोट में 270 लोग मारे गए थे। वर्ष 1891 में आज ही के दिन ब्रिटिश वैज्ञानिक सर जेम्स चैडविक का जन्म हुआ था। उन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन किसी भी साधारण से पदार्थ की सबसे छोटी इकाई यानी एटम के केंद्र में पाया जाने वाला एक बहुत छोटा कण होता है। इस खोज के लिए वर्ष 1935 में सर जेम्स चैडविक को फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था और 1941 में उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से संबंधित एक रिपोर्ट का फाइनल ड्राफ्ट भी तैयार किया था और इसी रिपोर्ट ने अमेरिका की सरकार को एटम बॉम्ब पर रिसर्च शुरू करने के लिए प्रेरित किया था। और आज वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे है। इस दिन का मकसद पूरी दुनिया में ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी की रोकथाम, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में लोगों को जानकारी देना है। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की बीमारी होती है जिसमें हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि वो सामान्य गतिविधि में भी टूटने लगती हैं। ये बीमारी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में 3 गुना ज्यादा होती है। और ऑस्टियोपोरोसिस एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है पोरस बोन्स यानी खोखली और कमजोर हड्डियां। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा ध्यान रखिए, जब मन दुर्बल स्थिति में होता है तो स्थिति एक समस्या बन जाती है। जब मन संतुलित होता है तो स्थिति चुनौती बन जाती है, लेकिन जब मन मजबूत होता है तो स्थिति अवसर बन जाती है। नमस्कार। बहुत सारा धमाल और साथ होंगे हमारे नन्हे क्रिकेट एक्सपर्ट भी आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे, क्रिकेट के बारे में बहुत सारा एंटरटेनमेंट लेकर आएंगे। सो एंजॉय करिएगा जी न्यूज पर आईपीएल मसाला अनलॉक। देखना मत भूलिए मेरे यानी